आप सुनो, रोड मैप कुछ नहीं है। इतना बड़ा कद्दावर नेता विजय सिंह जी, आपने बिल्कुल अरे भाई, मैं कद्दावर होंगे, मैं मानता हूँ वो कद्दावर होंगे। नहीं है, कहाँ है बताओ कद्दावर कहाँ? उनके कद्दावर होने पे, लोकप्रिय होने पे भी आप भाई सवाल उठा रहे एक हैं। बात बताओ, कद्दावर वो है क्या जो जो लोग उनके लिए चुनाव में काम करेंगे, जो लोग उनके लिए खड़े होंगे, उन लोगों पर आप SC ST के मुकदमे लगवा दोगे, उन लोगों के स्कूलों पर आप छप्पे लगवा दोगे, पर्चे छपवा दोगे कि उस स्कूल में कोई ना पढ़े? ये कद्दावर की पहचान है क्या? अपन लोगों को फांसी देना, अपने नेताओं का शोषण करना? कौन सा कद्दावर नेता अपने नेताओं का शोषण कर रहा है बताओ? मुख्यमंत्री जी ने काम नहीं किया, आप कद्दावर नेताओं का, जो पार्टी के नेता, उनका शोषण करो? ऐसा हो रहा है देवन में। आप आओ जमीन पर, पता लग जाएगा। वो आपने सुना होगा, कभी तो आइए, तो कभी आओ, घूमो कभी क्षेत्र में, पता लग जाएगा। अब 2027 की मैं बात करूँ तो 2027 यानी कि 10 साल में ब्रजेश सिंह अपना वहाँ एक चेहरा सा खड़ा नहीं कर पाए, जो जनता जिस तरीके से, और विधायक होते हैं, जिस भी पार्टी का वहाँ विधायक रहा है तो सत्ता में वही पार्टी मतलब टोटका सिद्ध हो जाता है देवन में। देवन एक बड़ा जो देवन जीता है वो सरकार से जाता बड़ा है। बदलाव का केंद्र है। चुनाव 2027 के लिए राजनीतिक दल नए नए समीकरण तलाश रहे हैं, और साथ साथ वो नेता जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वो भी जनता के बीच में जाकर संभावनाएं तलाश रहे हैं, और वादे वहीद भी होने शुरू हो गए हैं। साथ साथ निगरानी लगी है उन लोगों की जिनको राजनीतिक पंडित कहा जाता है, वो भी समीकरण को इस प्रकार से देख रहे हैं कि कौन जीतेगा और कौन रह जाएगा चुनाव में फिसड्डी, किसके हाथ लगी लैटरी और कौन टिकट तक भी नहीं पहुंच पाएगा। इस तरह की चर्चाएं राजनीतिक पंडित या सियासी गलियारों में बनी हुई है। सहारनपुर जनपद की 5वीं विधानसभा सीट जिसको देवन के नाम से जाना जाता है, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत त्यागी जी हैं। प्रशांत त्यागी से बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जानने का पूरा प्रयास करेंगे क्या लॉटरी कुंवर विजय सिंह के हाथ लगेगी या किस्मत में बुलंदियां लिखी होंगी किसी और प्रत्याशी की, क्योंकि मनोज चौधरी भी तैयारी कर रहे हैं, माविया अली भी समाजवादी पार्टी से तैयारी कर रहे हैं, और कार्तिक राणा भी वहाँ पे दौड़ में शामिल है। अगर समाजवादी पार्टी की बात करूँ, भारतीय जनता पार्टी से भी कई दावेदारी निकल के सामने आ रही है। अभी हाल फिलहाल में जिस प्रकार से जो है अनिल प्रमुख ने अपनी दावेदारी पेश की है कि चुनाव तो लड़ा जाएगा, कहने की राजनीतिक सरगर्मियाँ बढ़ा दी गई है, राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। तो पूरी बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जानने का पूरा प्रयास करेंगे इस्लामिक शिक्षा संस्थान से जुड़ी हुई उस नगरी का जिसका नाम है देवन नगरी है, जिसको देवन विधानसभा के नाम से जाना जाता है। आपका बहुत स्वागत है प्रशांत त्यागी जी। बहुत नज़दीक से निगरानी कर रहे हैं देवन की आप। मैं बात करूं देवबंद की, 2007 से देवबंद में लगातार काम किया है, मीडिया में, प्रमुख अखबारों में काम किया जी। तो वहाँ की आबो हवा, वहाँ की राजनीतिक जो एक खूबियत है, उसको पूरी तरीके से कहीं ना कहीं समझ, नब्ज पकड़ने का आप क्या कहने का, नब्ज तलाशने का, नब्ज देखने का काम करते हैं, तो कहा जाए कि आप अच्छे वाले हकीम हैं। नहीं, हकीम तो नहीं, नब्ज लेकिन देख विश्लेषण है कि जो जमीनी हकीकत है, जो जमीनी सच्चाई जो चल रही है, उसकी पूरी जानकारी कहीं ना कहीं रखते हैं। तो आबा हवा बदल रही है या उसी उस पर खड़ी है? 2022 की बात करें, 2017 की बात करें, कुंवर विजय सिंह को हाथों हाथ ले लिया था, और 22 में तो कमाल हो गया था जब उनको जो है राज्य स्तरीय मंत्रालय मिला था। अभी PWD के वो मंत्री हैं, और कल्पना पात्र ही कहा जाएगा, उनको योगी जी के बहुत नज़दीक माना जाता है। तो लगता है कि 2027 में फिर से जब बुलंदियाँ हासिल होगी कुंवर विजय सिंह को। सीधी सी बात आपकी तरफ आती है। देखिए अनुज जी, मैं बता दूं पहले आपको देवबंद की राजनीति, क्योंकि देवबंद विधानसभा जो है वो उत्तर प्रदेश की होट विधानसभाओं में आती है जी, और एक राजनीतिक एक तरीके से मैं इसको टोटका कहा जाता है कि जिसने देवबंद जीत लिया उसने पूरा उत्तर प्रदेश जीत लिया। मतलब देवबंद से एक बयार बहती है जो प्रदेश तक जाती है, लखनऊ तक मैं जाती है। आपको बताना चाहूँगा फॉर उदाहरण के रोल जी बिल्कुल। 2007 में मनोज चौधरी वहाँ से विधायक बने BSP से, तो 2007 में बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई। फिर 2012 में स्वर्गीय राजेंद्र सिंह राणा जी वहाँ से विधायक बने, मंत्री बने, तो 17 तक सपा की सरकार आई, 12 से 17 में फिर वहाँ से आपको मैं बताऊँ ब्रजेश सिंह चुनाव जीते, 17-22 में लगातार। उससे पहले आप ले लीजिए शशिबाला पुंडीर जी हैं, सुखबीर सिंह पुंडीर जी हैं, ठाकुर महावीर सिंह रहे हैं। जिस भी पार्टी का वहाँ विधायक रहा है तो सत्ता में वही पार्टी, मतलब टोटका सिद्ध हो जाता है देवन में। देवबंद एक जो देवन जीता है वो सरकार से जाता है, बड़ा बदलाव का केंद्र है। रही बात, आपने सवाल किया कि क्या होगा इस बार, 2017 में एक उत्साह था खासकर अल्प बहुसंख्यक समाज में,
तो 2017 में ब्रिजेश जी के चेहरे पर वोट नहीं दी जनता ने। 2017 में मोदी जी के चेहरे पर इलेक्शन में। अमित शाह जिस तरीके से मुजफ्फरनगर दंगों के बाद एक्टिव थे पूरे पश्चिम यूपी में जी, और उसमें उन्होंने टीम तैयार की, सुरेश राणा जैसे नेताओं को साथ लगाया, अश्वनी त्यागी जो पुराने नेता पार्टी के थे उन लोगों की टीम खड़ी कर कर, सुनील बंसल, अमित शाह, ये लोगों ने 17 में काम किया 2013 से 17 तक। परिणाम स्वरूप सरकार बहुत प्रचंड बहुमत से आई। फिर 2017 में योगी जी मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर 22 में जो चुनाव हुआ योगी जी के फेस पर हुआ, लेकिन इस बीच में पार्टी की सीट बहुत घटी, कहाँ 325 थे और कहाँ 260-80 सीटों पर पार्टी सिमट गया, डाउनफॉल पा गई, बहुत डाउनफॉल पाई। अब 2027 की मैं बात करूँ तो 2027 यानी कि 10 साल में ब्रिजेश सिंह अपना वहाँ एक चेहरा सा खड़ा नहीं कर पाए, जो जनता जिस तरीके से और विधायक होते हैं जैसे कि जो लगातार 5-5, 6-6 बार चुनाव जीतते हैं, वो अपनी मजबूत स्थिति वहां नहीं बना पाए कार्यकर्ताओं के बीच में। प्रशांत जी, आप जो बात कह रहे हैं कहीं ना कहीं मैं उस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। प्रदेश सरकार के कद्दावर नेता हैं और कद्दावर मंत्री हैं और पीडब्ल्यूडी जैसा विभाग के जो मंत्रालय संभालते हैं और करोड़ों का नहीं अरबों रुपए का काम जो देवन में उन्होंने जो उनकी रिपोर्ट कार्ड है उसमें बताने का कार्य किया कि देखिए काफी बड़ा उन्होंने एक देखिए विकास का स्तंभ खड़ा करने का कार्य किया देवन में। क्या विकास के नाम पे वोट नहीं मिलेंगे? देखिए कौन ब्रिजेश सिंह को विकास के नाम पे वोट नहीं मिलेंगे? एक अच्छे लोकप्रिय चेहरे के नाम पे उन्हें वोट नहीं मिल पाएगा इस बार? मैं बताऊंगा। देखो 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा, देवबंद की मैं बात करूं क्योंकि स्पष्ट बात हमेशा करनी चाहिए। 27 का जो चुनाव होगा वो बीजेपी से चुनाव होगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं बता रहा हूं, मतलब इतनी बड़ी गुटबाजी बीजेपी? बड़े नेता जो देवबंद के हैं, चाहे वो चौधरी राजपाल सिंह हो, गजराज सिंह राणा हो, ठाकुर अनिल प्रमुख हो, जो बड़े बड़े नेता बीजेपी के वहां हैं, जिनके अपना एक वर्चस्व, एक अपना सामाजिक क्षेत्र में मजबूत हैं, वो कहाँ हैं बताओ? मतलब लड़ाई विरोधियों से नहीं है, लड़ाई गुटबाजी से है, पार्टी से भी नहीं कहिएगा, गुटबाजी से कहिएगा। लड़ाई है पार्टी से पार्टी की, बीजेपी से अपनों से लड़ना पड़ेगा। वो कहीं पर लिखा होता है गाड़ियों के पीछे अपनों से, जी अपनों से बच के चलिएगा, कहने के आपको बात चलने वाली नहीं, मैं कह रहा हूँ। एक बहुत आचार्य चाणक्य ने एक बात कही है, बड़े राजनीतिक थे, वह कहते थे कि जिस पार्टी का सरकार से संगठन, संगठन से नेता से कार्यकर्ता जब दूरी हो जाती है तो नुकसान होता है। ये प्रॉपर चैनल होता है। अगर इसमें कार्यकर्ता कार्यकर्ता किससे जुड़ेगा? नेता से। नेता किससे जुड़ेगा? संगठन से। संगठन किससे जुड़ के चलेगा? सरकार से। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो आज आप यूपी में देख लो, कहाँ संगठन, कहाँ सरकार, कहाँ कार्यकर्ता, कहाँ नेता, बताओ। देवबंद में आप देख लो, देवबंद ने जिन पार्टी के, जो वर्तमान की मैं बात करूंगा, एक अध्यक्ष बनाए हुए, मंडल अध्यक्ष, नाम नहीं उनका कैमरे पर लेना चाहिए जी। तो उनका मेरे पास फोन आता रहता था जी, जब मंडल अध्यक्षों की सूची जारी होनी थी जी, कहना जी कौन बनना है जी। मैं कहा भाई हमें क्या जानकारी, हम भी आप जैसे ही। मैंने कहा भाई संघ के लोगों से बातचीत हुई आपकी, बीजेपी के किसी नेता से बात हुई? कहना ना जी, हम तो मंत्री जी ने क्या रखा, अध्यक्ष आप बनोगे। मैंने कहा भाई क्या क्या मतलब? कहना मंत्री जी को जाना जी, हम संगठन को नहीं जानते। फिर आखिरकार मंत्री जी के प्रोडक्ट है हम, हाँ, कि वही फिर आखिरी में अध्यक्ष बनते हैं। जो वहां के कार्यकर्ता थे वो अलग बैठ गए। बड़गांव में यही हालात हैं। बड़गांव में जो फिलहाल अध्यक्ष हैं मौजूदा, वो 2022 के इलेक्शन में समाजवादी में थे और वो बीजेपी में है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कार्यकर्ता, जो रीढ़ है, जो रीढ़ होती है पार्टी की, उसको सम्मान नहीं दिया जा रहा, अपनों को सम्मान दिया जा रहा। की बात जो अनिल पुंडी जी इस बात को कह रहे हैं खुद, जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको देखो, बस संगठन चलता है कार्यकर्ता से, बेस कार्यकर्ता होता है, बेस कार्यकर्ता। और बीजेपी कैडर वाली पार्टी, इसमें कोई बेशक नहीं। और जो पार्टी अपने कैडर को खत्म करने का काम कर देती है फिर बन नहीं पाती। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा जो अपने कैडर को, अपने कार्यकर्ता को खत्म कर रही है? कर दिया एक कदम आगे, छोड़ ही नहीं कुछ भी। आपको 2027 का जब इलेक्शन होगा तो आप सोचोगे
कि हमारा बस्ता पकड़ेगा कौन? फर्जी भाई साहब। पसंद मुझे लगा कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हो उसको रोड मैप पहले से तैयार करके आया। नहीं आपने पहले से मन बना हुआ कि मुझे भाजपा के खिलाफ कोई रोड मैप नहीं, मैं बताऊंगा। आपने तो कोई रोड मैप नहीं भाई साहब, मैं बताऊंगा ना आपको। नहीं, आप सुनो, रोड मैप कुछ नहीं है। इतना बड़ा कद्दावर नेता विजय सिंह जी, आपने बिल्कुल। अरे भाई, मैं कद्दावर होंगे, मैं मानता हूँ वो कद्दावर होंगे। नहीं है, कहाँ है बताओ कद्दावर? उनके कद्दावर होने पे, लोकप्रिय होने पे भी आप भाई एक बात बताओ, कद्दावर वो है क्या जो लोग उनके लिए चुनाव में काम करेंगे, जो लोग उनके लिए खड़े होंगे, उन लोगों पर आप SC/ST के मुकदमे लगवा दोगे, उन लोगों के स्कूलों पर आप छप्पे लगवा दोगे, पर्चे छपवा दोगे कि उस स्कूल में कोई ना पढ़े। ये कद्दावर की पहचान है क्या? अपनों को फांसी देना, अपने नेताओं का शोषण करना? कौन सा कद्दावर नेता अपने नेताओं का शोषण कर रहा बताओ? मुख्यमंत्री जी ने काम नहीं किया, आप कद्दावर नेताओं का, जो पार्टी के नेता, उनका शोषण करो। ऐसा हो रहा है देवन में? आप आओ जमीन पर, पता लग जाएगा। वो आपने सुना होगा, कभी तो आइए, तो कभी आओ, घूमो कभी क्षेत्रों, पता लग जाएगा आपको। लेकिन ये भी सुना होगा आपने, बुलाते हैं कि जाने का नहीं। जाना चाहिए ना, जाना चाहिए। कभी सुनो। चलिए, अभी मैं थोड़ा सा थोड़ा प्रयास करूँगा बातचीत करने का। जो है जिस तरह आपने 3-4 नाम गिनवाए, राजपाल सिंह का नाम आपने, राजपाल सिंह जी हो गए, आपने जो है गजराज सिंह का नाम अभी गिनवाया। अभी जिस तरह का जो है एक बड़ा कार्यक्रम जिसमें राघव लखनपाल जी खुद पहुंचे थे, सांसद है हमारे, तो उसमें जो है अनिल पुंडीर जी का जिस तरह का वक्तव्य सामने है, जिस तरह की उन्होंने एक दावेदारी की है कि यह चुनाव तो लड़ा ही जाएगा, और कहने के मैंने भी उनका इंटरव्यू किया है, उन्होंने भी जो अपनी मैगजीन में उनको बड़ी स्टोरी है कि खेल बिगाड़ सकते हैं अनिल पुंडीर। अनिल जी तो खुल का आगे जी, अनिल प्रमुख खुल का आगे जी। अनिल जी जैसे कम से कम 10 कार्यकर्ता तैयार होंगे चुनाव लड़ने के लिए। बिगाड़ने के लिए खेल, बिगाड़ने के नहीं, लड़ने के लिए। आपके नजरों में बिगाड़ना होगा, मेरी नजरों में होगा नहीं, वो वाली बात, वो लड़ना चाह रहे। मैं कह रहा हूँ कि वही वाली बात है कि एक बात बताओ, अभी एक चुनाव था वहाँ स्कूल का, एक जनता इंटर कॉलेज पढ़ता, केएल जनता इंटर कॉलेज, बड़ा स्कूल था। तो एक सवाल आया कि भाई 2 बार वहाँ के चेयरमैन बना दिए मैनेजर, भाई 2 बार एक व्यक्ति मैनेजर बन गए, तीसरी बार वो फिर चुनाव जीत गए, दूसरी बार तीसरी बार वो कैंसिल हो गया। तो बात ये आई कि भाई जब 2 बार बना दिए, तीसरी बार किसी और को बना दिया। तो कुछ कार्यकर्ता कहने लगे, पार्टी के उन लोगों में बैठे थे वहाँ पे, मीडिया के लोग सारे बैठे, तो मीडिया उन्होंने कहा कि भाई एक काम कर लो, मंत्री जी को भी कह दो, बदल लो कि भाई अब की बार 2 बार, तीसरी बार कार्यकर्ता को दे दो किसी को मौका जी। तो ये चीजें चलती है। देखो आज की तारीख में भाई साहब कोई किसी से डरता नहीं। आप किसी को दबा लोगे, किसी को कमजोर कर लोगे, हम मीडिया के काम किया, आप मीडिया को भी आंख दिखाओगे, तो ये चीजें चलती हैं, ये चीजें चलती हैं, और हमेशा राजनीति में ये चीजें हमेशा आती हैं सामने। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब विभाग के मंत्री हैं तो काम तो न करना चाहिए अपने क्षेत्र में, सड़कें बनवाई तो अच्छा किया, साम जनता को फायदा हो। जो विकास कार्य उन्होंने देवन को लेके किया, इस्लामिक शिक्षण संस्थान की नगरी मानी जाती है, दारुल उलूम की नगरी मानी जाती है, और एक जी बड़ी नगरी मानी जाती है, जिस तरह का विकास का एक स्तंभ खड़ा किया है, एक बड़ा वर्चस्व खड़ा किया है। क्या किया बताओ, क्या किया भाई? सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में आप चले जाओ वहाँ डॉक्टर नहीं है, रेफर सेंटर है, अगर ज़्यादा गंभीर चोट है तो मुश्किल से बच जाता हो, नहीं मत मानिए, भी हाल है। रोडवेज अड्डा नहीं, बरसात में आप आ जाओ देवबंद, जो मोहल्ला है ना, जो वो पुल बना रखा ना, उस पर लाइट तक नहीं आज भी पूरी तरीके से, और झरना चलता, और बरसात में जो वहाँ बुरा हाल हो जाता देवबंद का क्षेत्र का, बहुत बुरी तरीके के हालात। हमारे खेल के मैदान नहीं, हमारी गुड़िया है सहारनपुर आती है कोचिंग के लिए क्रिकेट, वहाँ कोई स्टेडियम नहीं है बच्चों के लिए। क्या किया बताओ तो? इतने बड़े विभाग के मंत्री सड़कें बनवाने तक कोई टोल भी तो नहीं दे रहे, 170-85 रुपये में चारों तरफ टोल है। नाराज टोल के विकास के अलावा भाई देखो, नाराजगी नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ टोल के विकास के अलावा कोई विकास हुआ क्या? सड़कें तो हर सरकार में कार्यकाल में बनी, बहन जी की सरकार थी, कितना कार्यकाल हुआ? अच्छा अब तो पता, खुद मुख्यमंत्री थी, अरोड़ा से विधायक थी, वो कार्यकाल विकास तो उन्होंने भी किया होगा जिले का।
मेरा कहना है कि जो वहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं वो तो देखनी चाहिए ना भाई। हम मीडिया के लोग, हमने भी लिखा। कारण क्या है कि यार कुंवर विजय सिंह के संबंध में आप जो इस तरह की बातें कह रहे हैं, वो जो जनता से जुड़ा होना चाहिए था, एक लोकप्रियता जो होनी चाहिए थी, जिस पर आप जो कहने की उंगली उठा रहे हैं, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि विकास कैसा विकास, किसका विकास किया है। और अनिल पुंडी जी तो विकास हुआ 2-4 लोगों का हुआ जी, बढ़िया वाला। जी एक उनका ही चेता है, 2017 के इलेक्शन में बाइक थी उसके पास, आज 7 प्लॉट है, 7 प्लॉट, एक रुड़की में मकान, गाड़ी, बढ़िया बैंक बैलेंस। चले हम किसी के व्यक्तिगत चर्चा मैं बता रहा हूँ, विकास की बात करी ना आपने, विकास हुआ जी 2-4 लोगों का। नहीं, आपको ये जानकारी नहीं होगी शायद कि जो है 70-75 साल बाद में देवन में एक हिंदू नगर पालिका का चेयरमैन बना है, वो भी केवल केवल मंत्री प्रदेश सरकार कुंवर विजय सिंह की बदौलत, जिन्होंने उन्होंने मेहनत की है और उन्होंने जो धरातल पे काम किया है, कहने की जनता की पहली पसंद बनी, जो 75 साल बजाय वहाँ पे हिंदू चेयरमैन बन पाया। आप इस बात को नकार रहे हैं, कहने की इस बात को नहीं, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, मैं कहूँ सत्ता पे काबिज किसका जी। हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं सर, हम पत्रकार करने वहाँ चाहिए। पहले रहे नरेश कंसल रहे, चेयरमैन रहे 75 साल पहले रहे नरेश कंसल रहे। और देवबंद की मैं बताऊँ, देवबंद की जो आबो हवा है बहुत बढ़िया है, वहाँ भाईचारा बहुत आपस में ठीक है। 2017 से क्या पहले देवन की हवा बहुत बढ़िया है, लेकिन लोग बाग देवन को देववंद कर देना चाहते हैं। ये अब हवा बढ़िया है, देवन के जो तमाम आतंकवादी संस्था कहा जाता है दारुल उलूम को, ये अब हवा बढ़िया है। आप बिल्कुल भी बात नहीं करें, आप बिल्कुल भी बात नहीं करें, आप बिल्कुल बात नहीं करें। आपने दारुल उलूम का तो नाम कई बार ले लिया, लेकिन एक चीज को आप अब भी छोड़ रहे, एक चीज को क्राइस्ट माता बाला सुंदरी है, माता बाला सुंदरी है, मैं मानता हूं उसका भी महत्व है भाई साहब, उनका महत्व है, मैं उस बात को नहीं नकार रहा हूँ। आप उस बात पे आप नहीं, मैं कह रहा हूँ कि दारुल उलूम बहुत बड़ी संस्था, देखो वो इस्लामिक संस्था है, अपनी धार्मिक, लेकिन वहाँ पे आतंकवाद की जर्नी में बताया जाता है उसको। क्या वो आबोहवा अच्छी में लगती है आपको? क्या वो आबोहवा अच्छी लगती है? एज ए मीडिया के नाते मैं बताऊंगा, किसी भी धार्मिक या शैक्षिक संस्थान के प्रति कोई टिक्का टिप्पणी करना गलत नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। लोगों को जो कह रहे हो, आपका हर अपना राजनीतिक दल का एजेंडा है जी। हम तो चाहते हैं कि भाईचारा हमेशा बना रहे। हर राजनीतिक दल का अपना एजेंडा, वैसे वो एजेंडा इस तरह का, वो एजेंडा उनका अपना, वो कोई से आतंकवादी बता रहे, वो क्या बता रहा, उसमें हम नहीं घुसना चाहते। हम तो वहाँ के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। नहीं प्रशांत जी, ये भी एक मुद्दा है वहाँ का। इस बात से जब इस तरह के जो कहने की टारगेट करते हुए इस तरह के बयान आते हैं, तो क्या वहाँ क्या बयान जो आप कह रहे हैं कि आतंकवादी तमाम चीजें वहाँ पे इस तरह करी जाती है? किसने कहा? मैंने नहीं कहा, मेरे मुझसे क्यों खिलवा रहे आप? मैंने मेरी बात बोलो प्रशांत जी, आप मेरी बात बोलो दीजिए। हम भले कैमरे पर, लेकिन फिर भी मैं मुझे नहीं आदत होती किसी को टारगेट करने, मैं मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। जी बताओ। तो इस तरह की हॉट टॉकिंग का क्या जाए, देवन की सियासत पे असर पड़ता है? देखो मेरी बात सुनो, जब बार बार इस तरह की चीजें आती है सामने, चाहे वो देवबंद को लेके आए या इस्लामिक संस्था को लेके आए, पता है देवबंद एक ऐतिहासिक धरोहर है, सभी धर्म की है, साझा धरोहर है। वहाँ पर सभी का अपना अपना एक समाज, एक सोच है, अपनी अपनी एक थिंकिंग। हर आदमी अपने राजनीतिक दल वहाँ अपने हिसाब से उसको फंडा को तय करता, वो अपने फंडा तय करता है। हर राजनीतिक दल का वहाँ पर अपना अलग अलग फंडा, कौन किसको क्या कह रहा है। लेकिन मैं तो इतना कह रहा हूँ कि देवबंद को जरूरत है मूलभूत सुविधाओं की, तो देवबंद को जरूरत है रोडवेज अड्डे की, देवबंद को जरूरत है बस स्टैंड की, देवबंद को जरूरत है खेल के मैदान की, देवबंद को जरूरत है एक अच्छे हॉस्पिटल की, देवबंद को जरूरत है वहाँ की बुनियादी जो चीज़ें हैं वो ठीक हों। देवबंद को जरूरत है लोगों को सम्मान वहाँ पर मिलना चाहिए। हमारी किसी मंत्री जी से, किसी विधायक से, किसी से भी हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, कोई हमारा उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन जो वास्तविकता है, मेरे परिवार ने भी वोट दिया ही होगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं त्यागी जी। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि भाजपा में तो कहने की फुटबॉल बहुत ज़्यादा है, हो सकता है इसका नुकसान हो जाए, और ये भी हो सकता है कि जाए किसी 2024 इस तरह की समीकरण बन जाए। जी आपकी बात सही है, इस तरह की समीकरण बन जाए, फिर हैट्रिक लगा दे कुंवर विजय सिंह। लेकिन जिस तरह से जो है देखा जाए, गठबंधन के लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, चाहे महावीर जी रहे हों, वहाँ पे राहत खलीक करके हैं, वहाँ पे वो भी अपनी तैयारी में लगे हैं कांग्रेस से, और वहाँ पे कार्तिक राणा जी भी हैं, और हाल फिलहाल में मनोज जी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं।
क्या लगता है कि जो है उनका एक वर्चस्व बन पाएगा? देवबंद फिर किसी दूसरे के साथ में या दूसरी पार्टी को जो है विश्वास जता पाएगा? जैसे आपने इतिहास बताया, देवबंद में जो है मनोज चौधरी चुनाव जीते हैं, देवबंद में राजेंद्र राणा समाजवादी चुनाव जीते हैं, हाल फिलहाल में वहाँ कुंवर विजय सिंह है। तो क्या लगता है कि गठबंधन पर भी मोहर लग सकती है इस बार? देखो, राजनीति का एक जो चीज़ है वैसा होता है, सपा कांग्रेस गठबंधन का वहाँ पे एक तो प्रत्याशी तय करेगा कि सपा कांग्रेस गठबंधन का वहाँ पर प्रत्याशी कौन होता है। उसका एक वो तो एक तो किसके सेम आता है? किसके से मैंने तो देखो सपा में ही जाएगी फाइनली, इतना तो मुझे अंदाजा है। लेकिन सपा वहाँ उसको अखिलेश जी किसको लड़ाते हैं? अखिलेश जी अपनी व्यक्तिगत अगर सूझबूझ से वहाँ चुनाव लड़ाएंगे तो फाइट में रहेंगे। अगर किसी दबाव में इधर से उधर से प्रेशर जो होता है वहाँ पे, अगर उस प्रेशर में काम करेंगे तो नुकसान सपा को ही होगा। रही बात बीजेपी की, बीजेपी का मामला ऐसा है कि बीजेपी अगर वहाँ कार्यकर्ताओं को एक साथ मिलकर चुनाव लड़ाएगी, कार्यकर्ताओं को एक साथ खड़े होकर चुनाव लड़ाएगी, बीजेपी का कार्यकर्ता खड़ा होकर पार्टी के बूथ पर खड़ा होकर तो जीत पाएगा। नहीं, सवाल तो वही वाला है ना, फिर आप बीजेपी पे आगे सवाल तो वही वाला है कि बिल्ली के गले में जो घंटे बांधे कौन, मोतियों के माला में पिराए कौन? देखो बिल्ली, जब फूट फ्लोवर हो रहे हैं, तमाम तरह की फूट पड़ी हुई है, तमाम तरह की गुटबाजी आप बता रहे हैं वहाँ पे देवबंद में इस तरह के, तो आपके नाम तो ऐसे के हर जगह आप सुन लो ना, 7 विधानसभा उंगली पर गिनवा दूंगा कहाँ कहाँ किसकी गुटबाजी। गंगों में प्रदीप चौधरी, कीरत सिंह जी का समर्थकों में 36 का आंकड़ा, नगर में रहती भी है, संतुष्ट तो लोग भगवान से। नगर में राघव लखनपाल शर्मा, राजू गुंबर के लोगों के बीच विवाद है, और देहात में ये स्थिति, हम बात करते थे रामपुर में ये स्थिति। प्रशांत जी, हम बात करते थे विपक्ष की, विपक्ष से जो प्रत्याशी आएगा, क्या लगता है कि लॉटरी लग जाएगी उसका हाथ? देखिए, विपक्ष के लिए जिस तरीके से बीजेपी में कहीं ना कहीं आपसी गुटबाजी है, विपक्ष के लिए इमरान मसूद यहाँ बड़े दुखद। इमरान मसूद यहाँ नहीं चाहेंगे समाजवादी मजबूत हो। अच्छा, इमरान के भी अपने कुछ, इमरान की पॉलिसी है, इमरान मसूद की पॉलिसी, अगर यहाँ समाजवादी मजबूत हो गए तो उनका अस्तित्व खत्म यहाँ से। तो वो क्यों चाहेंगे यहाँ समाजवादी मजबूत हो? वो कांग्रेस के लिए अपने काम करेंगे। तो हर राजनीति का अपना अपना लगा, हर पार्टी में भाई कहीं आसू मलिक जी बैठे, कहीं इमरान जी बैठे। वहाँ पे एक चीज आई थी सामने 2022 का चुनाव की बात करते हैं तो उसमें कार्तिक राणा बहुत कम अंतर से चुनाव हारे थे। तो क्या लगता है कि ठाकुर के सामने ठाकुर बहुत मजबूती से चुनाव लड़ पाएगा, या ठाकुर कुंवर सिंह के, विजय सिंह के सामने जो है क्या मनोज विधायक जो गुजर बिरादरी से आते हैं बहुत मजबूती से चुनाव लड़ पाएंगे, या पुराने पूर्व विधायक या माविया अली जी जो वहाँ पे स्थानीय रहने वाले हैं, मिलनसार भी हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, चेयरमैन भी लोगों ने उनको चुनाया, उनकी पत्नी को चुनाया, सभासद भी उनके बेटे को, तमाम तरीके जो उनके पास नगर को लेकर जो है विधायकी तक पद रहे हैं, क्या लगता है कि माविया अली बहुत मजबूती से चुनाव लड़ पाएंगे? देखिए अनुज जी, मैं आपको बताऊं देवबंद की बात, देवबंद में आप चाहे कार्तिक राणा को लड़वा लो, चाहे मनोज चौधरी को लड़वा लो, माविया अली को लड़वा लो, वहां पे कोई किसी भी प्रत्याशी को जीत नहीं गए। अगर माविया अली लड़ते हैं तो अगर वो मुस्लिम्स का 70-80% वोट ले जाते हैं तो उनको लगभग हिंदू बहुसंख्यक समाज का लगभग कम से कम 15-20 हजार वोट चाहिएगा। कार्तिक राणा अगर वहां से चुनाव लड़ते हैं, उनको मुस्लिम 80% मिलता, तो यही परिस्थिति कार्तिक राणा जी के साथ 15 से 20 हजार की लीड आगे लेनी पड़ेगी। अब कार्तिक जी की स्थिति क्या है? कार्तिक जी को देखना पड़ेगा कि भाई मैं राजपूत में मुझे वोट मिलेगा नहीं मिलेगा। पिछली बार बाबा, अपने घर में क्या है, पिछली बार बाबा इलेक्शन से 1 दिन पहले खेल बिगाड़ गए थे उनका, 2 दिन पहले। अब वो बाबा का सर इतना समाज पे है नहीं, वो भी एक महत्वपूर्ण थी, तो उनको भी 15-20 हजार वोट चाहिए। आखिरकार कार्तिक जी कहते हैं कि भाई मैं अब की बार समाज वोट देगा, विश्वास है। मनोज जी का मामला ऐसा है, मनोज जी को भी अगर 80 से भाई % मुस्लिम वोट मिलता है तो उनको भी गुज्जर वोट या बिरादरी का वोट चाहिएगा। तो मेरा मानना है कि समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। और 80 ये है कि क्योंकि बीजेपी वहां पे जो, अगर आप चुनाव लड़वाएंगे तो बीजेपी का वहां ना होने में भी कम से कम इस बार देवबंद में बीजेपी को अगर जीतना तो 90 से 95 हजार वोट चाहिएगी। नहीं, क्या अभी विपक्ष की बात हम कर रहे हैं, विपक्ष में एक नाम आ रहा है निकल के, हालांकि उनका पार्टी अभी कोई क्लियर नहीं हुई है, और वो ये भी नहीं पता कि किस पार्टी से लड़ेंगे। मैं बात कर रहा हूँ माजिद अली की। माजिद अली अगर चुनाव में आते हैं तो माजिद अली क्या विपक्ष का खेल बिगाड़ने का कार्य करेंगे? देखिए, या कहने के भाजपा को समीकरण बनाने का कार्य करेंगे? देखो या माजिद अली का बड़ा वजूद है, अगर निर्दलीय भी आते हैं या किसी पार्टी से आते हैं तो क्या स्थिति बनेगी माजिद अली को? देवबंद की मैं बात करूं, देवबंद में 3,15,000 वोट है, जिसमें से 1,15,000 मुस्लिम वोट है।
1,15,000 में से मुस्लिम वोट पड़ता है 70-80%, तो वही 80-85 हज़ार मुस्लिम वोट पड़ता है। उसके बाद 80-75 हज़ार है अन्य समाज भी, त्यागी, ब्राह्मण, ठाकुर, गुज्जर, हर समाज का वोट। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मुस्लिम्स जो है बहुत मतलब पिछले 2017 के बाद बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से वोट करता है। और मुस्लिम वो इमरान को भी कह देगा वोट तो आपकी है, वो ओवैसी की जनसभा में भी भीड़ कर देगा, वो सभी राजनीतिक दलों की सभा में भीड़ कर देगा, बसपा की में भी पहुंच जाएगा, बीजेपी की में भी झंडा उठाकर पहुंच जाएगा, लेकिन वोट साइकिल पे जाएगी। कारण है उसका कि मुस्लिम को पता है कि अगर यहाँ फाइट में तो अखिलेश भैया, अखिलेश जी को भैया बोलते हैं, बीजेपी को हरा सकते हैं, अखिलेश जी को भैया बोलते हैं, भैया बोलते हैं। मुस्लिम्स का एक पहला एक समीकरण चलता था कि पहला सपाई, दूसरा भाई, जो तीसरा भाजपा को हराई। मुस्लिम्स की तो मुस्लिम पहला सपा को पसंद कर, तो वो कहीं ना कहीं सपा से, जिससे कि चर्चा जो है अनिल पुंडेल जी कर रहे हैं कि ये चुनाव तो लड़ाई जाएगा, क्या लगता है खेल बिगाड़ पाएंगे या कहने के मंत्री जी उनको मैनेज करेंगे, कहने के उनको सम्मान की बात करेंगे, सम्मान की आप बात करेंगे, अपने लोगों का विकास कराया है, सम्मान नहीं दे पाए, तो जैसे अनिल जी हो गए, जैसे हमारे जो है गजराज सिंह हो गए, जैसे रामपाल जी, और भी नाम हो सकते हैं। मेरी बात सुनो, इसका तो यही कि मंत्री जी और ये लोग हैं कार्यकर्ता, अगर आमना सामने बंद कमरे में बैठे तो शायद मंत्री जी पे जवाब नहीं दिया जाने का एक भी बात का उनके, लेकिन मान जाएंगे। वो तो संगठन का काम है, मनाना, चुनाव लड़ाना, वो तो आपको पता होगा, मुझे पता होगा। ऐसी गुटबाजी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को लेकर या दूसरी पार्टियों को लेकर, बहुजन समाज पार्टी जैसी वहाँ पे चुनाव की तैयारी कर रही है, हालांकि उनके पास अभी कोई प्रत्याशी नहीं, ना तो खोने के लिए कुछ है, ना पाने के लिए तो हो सकता है। तो क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी भी अगर किसी मुस्लिम को उतारती है तो? देखो, आपने बहुत अच्छी बात कही। अगर बहन जी, अभी चंद्रशेखर भी बाकी है, बहन जी अगर उत्तर प्रदेश में कमजोर पड़ जाती हैं तो उसका सीधा लाभ अखिलेश जी को होगा। लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक संविधान के नाम पर सहारनपुर में आप देख लो, अगर अखिलेश जी को यहाँ पर समीकरण उनका अगर मुझे दिख रहा है तो वही पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, और वो समीकरण अगर इनका चल गया अखिलेश जी का तो बहुत दिक्कत बीजेपी के लिए। तो बहन जी का कमजोर होना बीजेपी के लिए खतरे घंटी। यही चंद्रशेखर जी की बात, भाई सांसद हैं, नई पार्टी है, तो लोग अभी एससी समाज के लोगों से बातचीत होती है, युवाओं से, एक तबका उनके साथ है, लेकिन एक तबका ऐसा भी जो कहीं ना कहीं सोचता है कि अभी विश्वास करे ना करे। तो बहुत लंबी लड़ाई भी चंद्रशेखर जी को लड़नी है, बहुत लंबे समय में पहुंचेंगे वहाँ जहाँ उन्हें पहुंचना, लेकिन बहन जी का कमजोर होना बीजेपी के लिए खतरे घंटे। ये तो नाराजगी तो देखो हर पार्टी में होती है, जब संगठन है, चुनाव है, सरकार है, तो जहाँ कहीं ना कहीं विवाद खत्म ही होगा आपस में। तो क्या लगता है कि मंत्री जी को अपने लोगों को मनाना चाहिए जो फुट फुटबॉल पे उतारू है अब चुनाव, या लगता है कि जो अगर विपक्षियों को चुनाव जीतना, गठबंधन को चुनाव जीतना है, कहने की वो इस मौके का फायदा उठा ले और वहाँ पे देवन में एक नया सा फिर से गुल खिला दे? देखो, मंत्री जी को मनाना होता मना लेते, नहीं मनाएंगे, मुश्किल है। क्यों? दिखाई ज्यादा बढ़ चुकी है 24 के बाद। मनो वाली मंत्री जी मनभेद है या बहुत कुछ भेद है जो कैमरे के सामने नहीं हो सकते। भेद बहुत कुछ लंबे हैं, क्योंकि देखो मंत्री जी का मामला, भाई उनका बहुत से नेताओं से थोड़ा सा सही समीकरण नहीं बन पाता, क्योंकि वो जब एक नेता भाई मुख्यमंत्री के बराबर में बैठता है, मुख्यमंत्री का करीबी नेता हो जाता है, और वो फिर उसके सामने क्या संगठन, क्या जिला अध्यक्ष, क्या, वो तो आपने मंडल अध्यक्ष वाली बात बताई, बोले हम तो मंत्रीवादी हैं भाई, अब और मंत्रीवादी बन गए, जो पार्टीवादी थे वो बेचारे रह गए। आप बता रहे हैं इस चीज़? मैं सुबह सोशल मीडिया पर ज़्यादा देखता हूँ, तो उनके समर्थक हैं, कुछ होते हैं, वो केवल उनकी पोस्ट में कभी आज तक देखी नहीं, केवल शेयर ही देखा कि मंत्री जी की शेयर कर दी। ये स्थिति है। तो ये पार्टी की हर विधायक, देखो दतिया, आप एक छोटी सी बात में, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये दतिया विधानसभा में वहाँ जो नरोत्तम मिश्रा थे, 9 बार के विधायक, बहुत बड़े मजबूत नेता, और ऐसी स्थिति में वो आ गए थे दतिया के अंदर कि उस क्षेत्र में, मुरैना क्षेत्र में, वहाँ पे कि वहाँ का जिला अध्यक्ष, वहाँ का नगर पालिका अध्यक्ष, वहाँ का विधायक, वहाँ का वो जो भी आसपास के विधायक, प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, ग्राम अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सब नरोत्तम मिश्रा जी की जेब से निकलते थे लिस्ट, नाम। वहाँ अमित शाह,
अमित शाह जी हो गए या उस टाइम के मुख्यमंत्री थे शिवराज चौहान, वो उनके सामने फेल थे। कारण क्या था कि बड़ा कद था। पार्टी ने उनके सामने मंडल अध्यक्ष को टिकट दे दिया, आखिरकार हार गए चुनाव। लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि पार्टी के जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, जिला परिषद बोर्ड ने इस्तीफा दे दिया, वहां के जिला पंचायत अध्यक्ष ने, ब्लॉक, पूरी पार्टी ने तत्काल इस्तीफा दे दिए। फिर बीजेपी की आला कमान की, जो बीजेपी हाई कमान, उनकी आंख खुली एक सीट के बाद, यानी हम कर रहे क्या भाई, विधायक अगर मंडल अध्यक्ष अपना बनाएगा पार्टी का, ये बड़ा बीजेपी ने बड़ा गलत किया। ये कार्यकर्ताओं के साथ बहुत अन्याय हुआ भाई साहब। कारण क्या था कि जो पार्टी के लिए काम कर रहा है, संगठन के लिए काम कर रहा है, उसको आप नदरकिनार कर दिया। जो विधायक जी के आसपास के नेता या मंत्री जी के आसपास के नेता, उन लोगों को पद दे दिए। मतलब देवन में भी ऐसा ही हो रहा है, ये हर जगह है। और कल को जब पार्टी ने विधायकों की टिकट काटेगी तो वो मंडल अध्यक्ष भी इस्तीफा देगा जाएगा सबसे पहले, फिर आपका वहां चुनाव कौन संभालेगा? तो बीजेपी के लिए बड़ी खतरनाक घंटी पैदा होगी। कई जगह तो ये भी सुनने में आया कि जय देवन में ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि बस्ता संभालने वाला ना मिले। किस पार्टी के लिए जिसकी आप बात कर रहे हैं? देखो, वो तो समय बताओगा जी, उस समय के गर्म में क्या होगा। लेकिन इतना है, लेकिन अभी जो बहुत कुछ तय नहीं है, बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। जब खामोश लब हों और झुकियों पल के, तो बहुत कुछ पीछे होता है। बहुत कुछ खामोश है, लोग बोल नहीं रहे, सब चुपचाप। तो आपने वो भी तब जब देवन विधानसभा सीट की बातें हो रही हैं, चर्चा हो रही है, परिचर्चा हो रही थी, प्रशांत त्यागी जी को सुना। राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार हैं। 52 डे से पहले इस तरह की खामोशी होती है, उस तरह की खामोशी बता रहे हैं देवन को लेकर, और कहीं ना कहीं जिस तरह की फुट फुटबॉल हो रही है उस पर विचार करना चाहिए संगठन को। और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि विपक्षियों के लिए एक बड़ा मौका हो सकता है, जो 10 से 15 हज़ार वोट जुटा देगा वो देवन में गुल खिला देगा। आपने बात की, चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, धन्यवाद।